आ गया। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। वर्क पावर चैप्टर का सेकंड लेक्चर होगा। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग यह डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो तुम लोग, स्प्रिंग का बिहेवियर थोड़ा समझो और यहाँ से एक नया टर्म और समझना होगा। यह देखो स्प्रिंग है, एक डेली टू डेली लाइफ का है बॉडी। अब स्प्रिंग को क्या है कि यहाँ हम नीचे फोर्स लगाते हैं ऐसे, तो स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। और इसी स्प्रिंग को हम ऊपर की ओर फोर्स लगाएं तो इसकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स हमने क्या लगाया, नीचे की ओर, तो लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। अब हमने फोर्स लगाया ऊपर की ओर, तो लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। अब स्प्रिंग का बिहेवियर देखो तुम लोग, जैसे हम इस तरह से स्प्रिंग को बना दिया, नीचे हमने बेस दे दिया, इस स्प्रिंग को नीचे पुश करो। नीचे क्या करें, हम फोर्स लगा के पुश करें और पुश करने के बाद छोड़ दें, तो देखोगे कि स्प्रिंग अगेन ऊपर की ओर चली जाती है। स्प्रिंग है, इसको दबाओ तो यहाँ तक आ जाएगी, और जैसे ही छोड़ोगे अगेन स्प्रिंग क्या होगी, ऊपर की ओर जा रही है। हमने दबा के छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग के अंदर एक ऐसा फोर्स पैदा हो रहा है जो इसको अगेन क्या कर रहा है, ओरिजिनल पोजीशन की ओर ला रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसी फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स का डिफिनीशन कैसे बताओगे कि कोई स्प्रिंग है या कोई सिस्टम है, उसको हमने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। मतलब स्प्रिंग को हमने नीचे खींच लिया या ऊपर की ओर पुश कर लिया और छोड़ दिया हमने, तो स्प्रिंग क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। वही फोर्स हमारा क्या कहलाता है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स समझ में आ गया कि स्प्रिंग के अंदर पैदा होने वाला ऐसा फोर्स जो उसको हमेशा क्या करेगा, ओरिजिनल पोजीशन की ओर लाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो अब देखो इस रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन देखो। जब तुमने स्प्रिंग को नीचे दबाया था तो स्प्रिंग को ऊपर जाना है, रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर। और आपने स्प्रिंग को ऊपर स्टैंड कर दिया, स्प्रिंग को क्या किया, ऊपर स्टैंड कर दिया, तो स्प्रिंग कहाँ आएगी, नीचे की ओर। तो रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। अगेन देखो, स्प्रिंग को हमने नीचे दबाया और इसको छोड़ दोगे तो स्प्रिंग कहाँ जंप करेगी, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर अपनी मेन पोजीशन में जा रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर की ओर। हमने स्प्रिंग को ऊपर खींचा और छोड़ दिया, तो स्प्रिंग कहाँ भागेगा, नीचे की ओर। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ, नीचे की ओर। तो इससे तुम्हारा एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट करेंगे उसके डायरेक्शन के अपोजिट होगी। स्प्रिंग को ऊपर खींच रहे थे, रीस्टोरिंग फोर्स नीचे। स्प्रिंग को नीचे दबा रहे थे, तो रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की ओर। बोलो ठीक। तो इसका मतलब यह हुआ कि रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वह स्प्रिंग में जो चेंज कर रहे हैं उसके अपोजिट है। स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज कर रहे हैं, लेंथ कम कर रहे हैं नीचे की ओर तो ऊपर जा रहा है, लेंथ बढ़ा के ऊपर कर रहे हैं तो नीचे की ओर। तो दो चीज़ें, क्योंकि यह ज़्यादा यूज होगा आपका इसके लास्ट दूसरी बुक में, तो फिगर बना लो, रीस्टोरिंग फोर्स हेडिंग डाल लो, इसको 2 लाइन लिखवा देता हूँ। चलो, मोबाइल लियो क्या, मोबाइल कोई नहीं निकालेगा, सब लोग अपने बैग में रखोगे। जल्दी फिगर बनाओ।
जल्दी फिगर बनाओ। फिगर बन गए। रिस्टोरिंग फोर्स में लिखो डेफिनेशन, द फोर्स दैट always try to maintain original position of system। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा जो भी सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम और भी सिस्टम होंगे, उनके ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब यह रीस्टोरिंग जो फोर्स है एफ, यह इक्वल टू होता है के इंटू एक्स। एफ इक्वल टू होगा माइनस के एक्स, जहाँ के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि बेसिकली यह स्प्रिंग से ओरिजिनेट हुआ, आगे बहुत से केसेस में यह पाया जाएगा। एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ एक्स लिखो चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। देखो यह जो निगेटिव डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन क्या बताता है कि फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोलो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स समझ में आ गया कि जैसे जितना एक्स क्या है स्प्रिंग की लेंथ में होने वाली कमी या ज़्यादा, तो जितना अधिक स्प्रिंग को दबाओगे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। नेगेटिव साइन बता रहा है कि यह अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। यह जो स्प्रिंग कांस्टेंट है यह स्प्रिंग के मटेरियल शेप और साइज पर डिपेंड करेगा। कि किस पर डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग किस मटेरियल का बना है, स्प्रिंग कितना लंबा या कितना मोटा बनाया गया है और किस शेप में बनाया गया है। तो के समझ में आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट तुम्हारा डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर, स्प्रिंग किस मटेरियल का बना है, शेप क्या है एंड साइज क्या है। पूछा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा यह डिपेंड करेगा मटेरियल, शेप एंड साइज। ठीक है। अब आते हैं कि स्प्रिंग जो फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको स्प्रिंग फोर्स भी बोलेंगे, तो जो स्प्रिंग फोर्स है यह हमने उस समय लिखवाया होगा, यह स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स की डिफिनीशन याद है सुविज्ञ, क्या है बताओ। दीपेश कंजर्वेटिव फोर्स की डिफिनीशन कोई बताए, पिछले टर्म पर बताया था, लिखवाया था। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को कहेंगे जिसमें वर्क डन केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर। समझाया था काफ़ी कुछ मैंने, ठीक है, कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या हुआ जिसमें वर्क डन
केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। बताया था जैसे यहाँ से स्टेशन जाना है तो बहुत रास्ते हो सकते हैं। यदि कंजर्वेटिव फोर्स है तो हर एक रास्ते में हमारा जो वर्क डन होगा वह सेम होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा कि कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हो। अब आते हैं कि यदि यह कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके लिए एक फार्मूला है F इक्वल टू माइनस du/dx। F इक्वल टू क्या होगा? माइनस du/dx। यह U जो हमारा है पोटेंशियल एनर्जी है। U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, यह ध्यान देना कि यह जो फार्मूला है F इक्वल टू माइनस du/dx यह केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? केवल कंजर्वेटिव। यह जो F इक्वल टू माइनस du/dx डिफरेंशियल फॉर्म है यह किसके लिए वैलिड है? केवल कंजर्वेटिव फोर्स। बारिश हो जाएगी 8 बजे चले जाओ ना, 7:30 हो गई। 8 बजे जाना, बारिश हो जाएगी तो उस दिन भीगते हो गया था। जाके बैठो, अब आना मत, सीधे 8 बजे पूछना बारिश हो रही है। यह F इक्वल टू माइनस du/dx किसके लिए वैलिड है? कंजर्वेटिव फोर्स। यदि कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी इस फार्मूले का यूज करोगे। तो अभी हमने क्या बताया कि स्प्रिंग फोर्स हमारा कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। तो ये लग जाएगा। हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस du इक्वल टू F/dx या du इक्वल टू माइनस F/dx, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो du का इंटीग्रेशन u हो जाएगा माइनस इंटीग्रल f की वैल्यू आप पुट कर दो, क्या है? माइनस kx dx। इसको हम माइनस माइनस क्या होगा? प्लस इंटीग्रल kx dx, या यहाँ से या इसी लाइन में कर दे रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा हाफ kx स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी U का फार्मूला हो गया हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यह पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? यह निगेटिव में आती है, तो इसलिए यहाँ पर आप माइनस कर लो। ठीक है, इसके माइनस क्यों आता है? यह पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो क्या करोगे? हाफ kx स्क्वायर से ही कर लो, या यहाँ पर प्लस ही रहने दो। ठीक है, तो आगे हम जो फार्मूला यूज करेंगे यह इसी का यूज करेंगे। ठीक, नोट करो। जल्दी नोट करो, हो गए? चलो अब हम कुछ प्रॉब्लम को करेंगे, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को। अगर आपसे देखो अब कुछ हम सवाल मेन एनसीईआरटी के करा रहा हूँ। इसको मैंने दिन कराया था, बट आप लोगों को भी कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल करा रहा हूँ जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट है। और तो सवाल इसमें देखो 1 से लेकर के 8 तक एनसीईआरटी में 5.1 से 5 पॉइंट केवल थियरी है, उसको आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एकदम क्वेश्चन नंबर 5.9 से सवाल हैं इसमें। तो अब आते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन 5.9। यह एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बड़े इम्पॉर्टेंट है, वो सब मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी बुक है तो बुक से लिखिए, और नहीं तो बोर्ड से पर देख के लिखिए। बोर्ड पर देख करके भी लिख सकते हो। यह है सवाल, ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। ये बॉडी इज, आप लोग लिखते चलिए देख कर ही बोर्ड पर।
ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट undergoes one dimensional motion, with constant acceleration. क्या प्रॉब्लम है? With constant acceleration, the power delivered to it at time t is proportional to पहला इसमें ऑप्शन है t के पावर 1/2, दूसरा दे रहा है t, तीसरा दे रहा है t के पावर 3/2, चौथा दे रहा है t²। देखो यह 2-3 सवाल हैं, या टोटल डिफरेंशियल और इंटीग्रल के एप्लीकेशन पर लगेंगे। सवाल समझो, यहाँ दे रहा है कि 1 डायमेंशनल मोशन, इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन में है। दूसरा दे रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसका मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन ए हमारा कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू कांस्टेंट है। 1 डायमेंशनल का मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन है। अब समझो पावर डिलीवर्ड यानी पावर का फार्मूला। तो देखो पावर का तुम्हें हम उस दिन शायद छूट गया था, बता दे रहा हूँ फार्मूले में। पिछले क्लास में हमने बताया था पावर P इक्वल टू W/T। W था हमारा वर्क डन और T हमारा था टाइम, ये मैंने बताया था। यहाँ से एक फार्मूला और निकलेगा, उसी का यूज करना है। वर्क डन को लिख सकते हो F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यह हो गया हमारा टाइम। अब देखो S/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होगा? वेलोसिटी के। सुबह के की क्या करते रहते हो तुम? देखता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत तेज है। यहाँ देखो, देख नहीं रहे हो। पावर P इक्वल टू W/T। W क्या हुआ? वर्क डन। T क्या हुआ? टाइम। वर्क को हमने लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और यह टाइम। अब देखो यह फोर्स हो गया S/T, क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी होगा तो यह हो गया F इंटू V। तो एक फार्मूला आपको और मिल गया, पावर P इक्वल टू F इंटू V। बोलो पावर P का ये फार्मूला क्या आ गया? FV। ठीक है, तो पिछले वाले क्लास में यह मिस कर गया था मुझसे, हालांकि तुम्हारे 11th के बुक में है नहीं। ठीक है, तो अब चलो, अब यहाँ पर बिकॉज पावर तुमको निकालना है कि पावर किस पर डिपेंड करेगा, कैसे? टाइम पर। यानी पावर और टाइम का रिलेशन हमको चाहिए। तो देखो, और कंडीशन क्या लेके बढ़ना है? एक्सीलरेशन ए कांस्टेंट है और बॉडी क्या जा रही है? 1 डायमेंशनल मोशन। बॉडी हमारी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो अब देखो यही फार्मूला हम लिखेंगे, पावर P इक्वल टू F इंटू V। स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो हमारे तीनों इक्वेशन जो काम करेंगे, V बराबर U प्लस AT, S बराबर
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो अब यहाँ पर पावर पी एफ को लिख सकते हो एम इंटू ए, यह फार्मूला फोर्स का। यह वेलासिटी भी है, इसको क्या लिखोगे u प्लस ए टी लिखेंगे। अब यहाँ देखो बॉडी को बोल रहा कि रेस्ट में है, बॉडी कैसे है रेस्ट में, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो पावर p एम ए यहाँ 0 प्लस ए टी पावर p एम ए स्क्वायर टी। देखो एक यहाँ हुआ एक यहाँ ए स्क्वायर हो गया। सवाल में तुमको क्या लिखा है, एक्सीलरेशन ए कांस्टेंट है, तो p इक्वल टू एम ए स्क्वायर इंटू टी लिखें। मास कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो यह जो हमारा पैरामीटर हो, देखो यहाँ तक अगेन पावर p का फार्मूला है एफ इंटू वी। एफ को क्या लिखोगे एम इंटू ए, भी को हमने क्या लिखा u प्लस ए टी। अब बॉडी कहाँ है, यह रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है तो u की जगह 0 और यह हमारा ए टी हो गया। मल्टीप्लाई किया एम ए स्क्वायर टी, एम ए स्क्वायर को एक ब्रैकेट में रखा। बॉडी का मास हमेशा क्या होगा कांस्टेंट ही रहेगा, एक्सीलरेशन ए को कांस्टेंट कर दिया, तो यह पार्ट पूरा क्या हुआ कांस्टेंट हो गया। तो क्या लिखोगे p प्रोपोर्शनल टू t। तो यह जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है यह सही, नोट कर लिखो। मोल और मीटर पर मिनट। सेकंड रोटीमीटर टाइम, क्योंकि ये साइड तो लिया है वो पर जल्दी नोट करो तुम लोग। क्वेश्चन तो नोट ही हो गए होंगे ना तुम लोगों के। ये भी नोट हो गया होगा बॉक्स में, अरे बोलो। यस सर। अब चलो अगला 5.10 है, यह इससे भी इम्पॉर्टेंट है। यह सवाल आप प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। 5.10 में है 5.10 body is moving, body is moving unidirectionally, unidirectionally under the influence of very important mark. Influence of source of constant power its displacement in time t is proportional to
इज प्रोपोर्शनल टू, पहला देखो ऑप्शन है टी के पावर 1/2, दूसरा है टी, तीसरा है टी के पावर 3/2, टी के पावर 3/2, चौथा है टी स्क्वायर। चलो नोट करो। क्वेश्चन नोट हो गए। अब देखो यहाँ भी तुम्हें देखना है, वहाँ क्या लिख रहा है, यूनि डायरेक्शनली। यूनि डायरेक्शन का मतलब एक लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है। आगे क्या दिया है, कांस्ट। देखो दो चीज़ ढूंढना है तुमको। यहाँ पावर क्या लिखा है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप लिखोगे पावर P इक्वल टू कांस्टेंट। पावर P क्या लिखा है, कांस्टेंट। पावर P कांस्टेंट है। अभी हमने पावर का फार्मूला बताया, तो F इंटू भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम यहाँ कर लेते हैं K। ठीक, अब समझो तुम लोग पावर P। अब तुम्हें फाइनली क्या लाना है, डिस्प्लेसमेंट। ये हमें पता करना है। तो इसको देखो कैसे इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। इसको F को क्या लिखोगे, ma, और यहाँ क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हुआ, k। अब a को क्या पढ़े हो तुम लोग, dv/dt इंटू भी इक्वल टू k, या v dv/dt इक्वल टू k/m। अब देखो k कांस्टेंट है और मास क्या है, कांस्टेंट है। बोलो है कि, तो दोनों कांस्टेंट है। डिवाइड करोगे तो यहाँ दूसरा कांस्टेंट ले लो k डैश। तो अब यहाँ आ गया v dv/dt इक्वल टू k डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v dv इक्वल टू k डैश इक्वल टू k डैश dt। देखो dt यहाँ चलाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करो। v dv यह तुम्हें बताए हैं इंटीग्रल x dx, इसी तरह से है। x के पावर n वाला फार्मूला तो क्या है, x के n+1 अपान n+1। यह फार्मूला तुम लोगों को बता दिया हूँ, प्लस c। तो c की ये बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, x के पावर n+1 यानी 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, v²/2 इक्वल टू k डैश, और dt का इंटीग्रल क्या होगा, t, या v² इक्वल टू 2k डैश t। बोलो हुआ कि नहीं, यह हो जाएगा। या यहाँ से v इक्वल टू होगा √2k डैश t। बोलो हुआ। अब देखो 2 भी कांस्टेंट है, k डैश भी कांस्टेंट है। ठीक है, लिखना चाहो तो कंटिन्यू करो। तो यहाँ लिख दो v इक्वल टू √c इंटू टी, जहाँ c क्या है, √2k के बराबर है। तो यहाँ पर v इक्वल टू आ गया √c इंटू टी। बोलो ठीक है। बस 2 लाइन रुके तो अभी मत नोट करो। अब वेलोसिटी क्या है, हमको फाइनली क्या लाना है, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, ds अपान dt। यह हो गया √ct, या ds इक्वल टू √ct dt। इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड। ds का करोगे तो s हो जाएगा, √c है तो √c बाहर हो गया। यह क्या हुआ, √t। √t को पावर क्या लिखोगे, t के पावर 1/2। लगाओ यही फार्मूला। तो t के पावर होगा 1/2 + 1 अपान होगा n/2 + 1। तो s इक्वल टू √c, t के पावर 3/2 अपान 3/2, या s इक्वल टू ऊपर ले लो 2√c/3 और t के पावर 1/2। बोलो यह कांस्टेंट है कि नहीं है, बोलो है कांस्टेंट। तो s प्रोपोर्शनल टू आ गया t के पावर, सॉरी यह 3/2 है, t के पावर
3/2, यानी आपका ऑप्शन है थर्ड से। नोट करो, कर लिया? तुमको तो कराया था एक दिन में। यह प्रैक्टिस आप करके जाना है। यह कुछ ही सवाल। हाँ बोलो, कुछ पूछना है? चलो जल्दी नोट करिए। कर लिया सर। जाओ। कल तो आपने जाने दिया था। कल हम नहीं थे ना इसमें। अरे सॉरी, परसों। अरे जाओ जाओ। अनन्या मोबाइल नहीं बच्ची, मोबाइल रखो। सर अगर किसी जगह हम लोग होते तो सर अभी तक हमें पड़ जाती है। यार चलो जल्दी नोट करो इसको। अरे जल्दी नोट करिए आप लोग। ऊपर तो हो गया होगा ना क्वेश्चन? पूरा ठीक। देखो इसी तरह का एक दो और टेक्निकल सवाल है, मतलब जिसमें इंटीग्रेशन यूज है, वो भी करा रहा हूँ। अगेन हम जो पीछे की है वो चीज़ें हम करेंगे। चलो अब सेम तरह का सवाल तुम्हें मिलेगा 5.20 में, मतलब ये जहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज है। क्वेश्चन नंबर 5.20 एनसीईआरटी का है। देखो है ए बॉडी ऑफ मास, ए बॉडी ऑफ मास। सर आपने जो पहले कराया था उसका आंसर डिफरेंट आया। नहीं यही है। नहीं, आंसर डिफरेंट। चलो देख लेंगे हम, लेकिन यह सही है। चलो ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg travel in a straight line, travel straight line with velocity v इक्वल टू ax के पावर 3/2, where a is equal to 5, where a equal to 0.5, sorry, where a is equal to 5 ही है, a is equal to 5, m के पावर -1/2, s के पावर -1। What is the work done? What is the work done by net force, by नेट फोर्स? लिखते जाओ देख देख के तुम लोग। ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट
फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। जल्दी नोट करो। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला किसके लिए? मैथ लगेगा ना? हाँ वो अलग बता रहा हूँ, अभी सुन लो, पहले लिख लो पहले तुम लोग। क्वेश्चन नोट हो गया। अब देखो यह तुम्हें वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन में दो तरह का हमने फार्मूला बताया था। एक बताया था कि फोर्स हमारा कांस्टेंट है, तो उसके लिए क्या बताया था, W इक्वल टू एफ एस कास थीटा या वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। दूसरा बताया था कि यदि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या बताया था, W इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स, यह बताया था मैंने। तो अब यह देखो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस के साथ बदल रही है, ठीक है, और पावर क्या है तुम्हारा 3/2, तो यह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं होगा। इसको चाहो तो, हालांकि यहाँ तुम्हें दिखाना नहीं है, वेलोसिटी दे दिया, अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dv/dt निकालो, तो देखोगे कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो वैसे भी समझ जाओगे, पावर 3/2 है तो वो बदल के एकदम समाप्त नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो, उतना तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बताओगे फोर्स एफ इक्वल टू वेरिएबल फोर्स, फोर्स एफ क्या होगा, इतना तुमको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही पावर से देख लेना जो है, ठीक है। तो वर्क डन W जो होगा इंटीग्रल एफ डी एक्स, यही होगा फार्मूला। बोलो, यही है फार्मूला। अब मास तुम्हें देखो दे दिया है, मास दिया है ना, तो m इंटू ए करेंगे। अब इसको देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मेन तुम्हें यही लाना है कि यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी v यह दे रहा है a x के पावर 3/2, a की वैल्यू तुम्हें कितना दिया, 5, तो वैल्यू पुट कर दो 5x के पावर 3/2, तो मिला जुला के तुम्हारा हो गया v इक्वल टू 5x के पावर 3/2। बोलो हुआ कि नहीं? ये यूनिट दिया है तो उसके लिए परेशान ना हो, जो यूनिट जानते हो उस इक्वेशन के अनुसार निकाला है कांस्टेंट की, तो आपको यूनिट से कोई मतलब नहीं है। देख रहे हो, ये एमकेएस में तो है ना, तो बस ठीक है, एमकेएस में लेके चल रहे हैं, बिकॉज मास हमारा क्या दिया है, केजी में, ठीक है, तो यूनिट का कांस्टेंट का लफड़ा नहीं है। अब एक्सीलरेशन ए निकाल लो, क्योंकि फोर्स निकालना है तो क्या होगा, एफ इक्वल टू एम में, एक्सीलरेशन निकालना ही पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन ए निकाल लो, तो ए इक्वल टू तुम लोगों ने देखा है क्या होता है, dv/dt। थोड़ा सा यह कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मैथ का ज़्यादा यूज है। अब ध्यान दो, यहाँ t तो है ही नहीं, है t नहीं है, तो नहीं है तो इसको t एज्यूम करके डिफरेंशिएट कर लोगे, मान लोगे कि t है, तो 5 वैसे रहेगा ना, कांस्टेंट है वैसे रहेगा। अब x के पावर 3/2, तो हमने आपको डिफरेंशियल में बताया फार्मूला dy/dx ऑफ x के पावर n, यह है फार्मूला n इंटू x के पावर n-1, यही तो फार्मूला है। सेम फार्मूले का यूज करोगे तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है वेदांत? सर किधर? तो यार इसी का डिफरेंशिएट करोगे ना, तो n की वैल्यू कितनी है? सर n की वैल्यू है यहाँ 3/2। बेवकूफ, यहाँ x के पावर n है तो n तो यही है। हाँ सर। हेलो बोलेंगे पता चला उसमें डिलीट नहीं होगा ये, ठीक है। तो अब n सर वो वेलोसिटी भी kf 3/2 आया है सर।
नहीं वो सवाल में दिया है, वो क्यों, एम की जगह वो तो क्वेश्चन में दिया तो हम क्या बताएं। अच्छा 5 अभी कहाँ लिखा मैंने, ए की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दिया, ध्यान से एकदम कंसंट्रेट रखो तभी होगा 5। अब इस पर लगा दें फार्मूला तो क्या हो जाएगा 3/2 x के पावर 3/2 माइनस 1, यही होगा। अब देखो x t तो था नहीं, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, t के, लेकिन x तो x है, t तो है नहीं। तो अब इसके लिए है दोबारा हम करते हैं dx/dt। हमने x को t मान के कर रहे थे, तो जिसको t मानोगे उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे। तो अब देखो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन, अब यहाँ पर एक्सीलरेशन a आ गया 5 × 3/2, यह क्या आ गया, अब इसको मैं यहाँ ला रहा हूँ 15/2 आ गया, x के पावर 3/2 माइनस 1 क्या आया 1/2। अब देखो यह dx/dt क्या होगा, dx/dt क्या होगा, स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा। यह dx x क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो dx/dt यह किसके बराबर होगा v के, इंटू क्या कर दोगे v की वैल्यू हमें मिली है पहले से है। अब यह वैल्यू पुट कर दो तो a = हुआ 15/2 x के पावर 1/2, v की यही वैल्यू आप पुट कर दोगे, ये वाली जो एक ही है ना, हम लोग v की वैल्यू ax के पावर 3/2, a की वैल्यू पुट कर लो। अब यहाँ पर हो गया 5x के पावर कितना था तुम्हारा 3/2। अब एक्सीलरेशन a, अब देखो 5, 15 और 5 क्या हुआ 75/2। अब देखो x के पावर 1/2 और x के पावर 3/2 क्या हो जाएगा दीपेश, x के पावर 1/2 और x के पावर 3/2 मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगा, अरे जिससे बोल रहे बोलो, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3/2 और 1/2 ऐड करोगे कितना होगा 4/2। और यह यहाँ तक नोट करो, जल्दी करो नोट। अब एक्सेलरेशन तो सिर्फ dv/dt था ना, हाँ तो यही वैल्यू निकालते हुए यहाँ तक आ गई। तो वो मल्टीप्लाई क्या हुआ, कहाँ पर मल्टीप्लाई, आगे ये अरे यार v की मैंने वैल्यू पुट की है, अरे यार यहाँ v आया है, dx/dt जगह v हुआ है, हाँ वो dx/dt dv/dt होता है। हाँ dv/dt है बेटा, लेकिन यह x है ना, जिसको जाना हो जाओ, जिसको रुकना हो रुको। चलो सर संडे कर लीजिए ना क्लास में। नहीं हम भी यार बाद में बात करें, जिसको जाना हो जाए, हम तो ये लोग हैं पढ़ेंगे। चलो देखो यह a बराबर dv/dt है, तो यह dv/dt है, ये आगे पढ़ोगे 12th में कि एक्चुअल में यहाँ t है नहीं, तो x को t मान के डिफरेंशिएट कर लिया हमने, लेकिन t तो है नहीं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, कैंसिल करने के लिए। तो यह dx/dt किया। अब dx/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी भी होता है ना v। तो v की वैल्यू कहाँ से पुट कर दिया, यहाँ से पुट कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, वर्क डन w इज f dx, तो w f dx, अब f की वैल्यू क्या होगी m × a dx। अब जल्दी हो जाएगा, इंटीग्रल और लिमिट ले लो 0 से 2, तो m की वैल्यू कितनी है 0.5, a की वैल्यू है 75/2 x² dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इंटीग्रल लिमिट ले लो 0 से 2, यह हो जाएगा 15/2 x² dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो 15/2, यह लिमिट 0 to 2 x² का करोगे x³ 3, लिमिट आ गया 0 से 3, कैंसिल कर दिया 5, यह आ गया 5/2
एक्स क्यूब लिमिट 0 से 3। अब एक्स की जगह 3 पुट कर दो, 5/2 3 के पावर 3, 5/2 27, यह हो गया 5 7 35, 1 यह आ गया, 2 6 12, 1 13, 2 7 14, इतना जूल कर लो जा साहब। सर वो लिमिट 0 से 2 तक 0 वहाँ सवाल लिखा है। सर वो लिमिट 0 to 2 से 0 से 3 कैसे पहुँच गई? अच्छा सही है, हाँ यह लिमिट 0 से 2 होगा, करेक्ट। तो यह होगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8, ठीक, 2 चौके 8, तो यह हो गया, चलो इसलिए डेसिमल में आ रहा था, यह आ गया 20 जूल। नोट हो गए बेटा, बंद कर दो इसको बेटा, अगले टर्न पर